इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तहत आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है आइए रिचर्ड का सिद्धांत। इसके प्रीवियस की क्लास में हमने टीएस इलियट का सिद्धांत परंपरावादी और साथ ही साथ उनका जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत था उन पे हमने चर्चा किया। यहाँ पे आइए रिचर्ड के सिद्धांत में है मूल्य सिद्धांत। यहाँ समझना है हमको कि आइए के रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत का अभिप्राय क्या होता है। रिचर्ड काव्य का मूल्य उनके प्रभाव की क्षमता से आंकते हैं। रिचर्ड जो है काव्य का मूल्य क्या है, तो काव्य के मूल्य का उसके प्रभाव की क्षमता से आकलन करते हैं कि कोई भी काव्य का मूल्य उसका कितना समाज पर प्रभाव पड़ा, उसकी क्या क्षमता थी। जो काव्य पाठक को जितना ज्यादा प्रभावित करेगा उसकी संप्रेषणीयता, उनकी जो कम्युनिकेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही उत्कृष्ट रचना होगा। यानी आपने एक काव्य का रसास्वादन किया और रसास्वादन के पश्चात आप वो नहीं रहे जो पहले थे। आप पे वो कितना प्रभाव डाला, वो प्रभाव ही उस काव्य के मूल्य का मापक होगा। पहले के जो आलोचक थे उन आलोचकों में क्लाइव वेल और कांट का विरोध करते हुए कहते हैं कि ये लोग कला को एक निश्चित विशिष्ट और असाधारण कलात्मक अनुभव मानते हैं। पहले के आलोचक में कौन? क्लाइव वेल और कांट। क्लाइव वेल और कांट का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि ये लोग कला को एक निश्चित विशिष्ट और असाधारण कलात्मक अनुभव मानते हैं, परंतु मनोविज्ञान में इस प्रकार के किसी अनुभव की जगह नहीं है। रिचर्ड कला की अलौकिकता का खंडन करते हैं। रिचर्ड ने काव्य अनुभव को अन्य अनुभवों की तुलना में अधिक मूल्यवान माना है, यानी काव्य का जो अनुभव है उसको अन्य अनुभव की तुलना में अधिक मूल्यवान माना है, क्योंकि इसमें मनोभाव का संतुलन और सामंजस्य होता है। तो रिचर्ड ने कहा कि जो काव्य का अनुभव होता है वो अन्य अनुभव की तुलना में वो ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि इसमें मनोभाव का संतुलन और सामंजस्य होता है। रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत मनोवृत्तियों के प्रकार में एक ऐषणा मनोवृत्ति होता है, एक प्रतिकूल ऐषणा होता है। ऐषणा क्या होता है? इसमें वस्तुओं के लिए मन में आकुलता होती है, उसको ऐषणा कहते हैं, इच्छा। रिचर्ड ने काव्य अनुभव को अन्य अनुभव से जब तुलना किया तो उन्होंने काव्य के अनुभव को अन्य अनुभव की तुलना में ज्यादा मूल्यवान माना, कि काव्य का अनुभव जो है और जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे ज्यादा ही मूल्यवान चीज है, क्योंकि इसमें आपकी जो मन की भावनाएं उनको संतुलन और सामंजस्य किया हुआ होता है। और आपकी जो मनोवृत्तियां हैं वो ऐषणा मनोवृत्ति, प्रतिकूल ऐषणा। ऐषणा वो है इसमें वस्तुओं के लिए मन में आपकी आकुलता होती है, प्रतिकूल ऐषणा इसमें वस्तुओं के लिए मन में विमुखता होती है। मन का सर्वाधिक मूल्यवान स्थिति क्या होता है? आपके मन की सर्वाधिक अगर हम कहें कि मूल्यवान स्थिति क्या है, तो वो है जिनमें मानवीय क्रियाओं की सर्वाधिक और सर्वोत्कृष्ट संगीत स्थापित हो, तथा आपकी जो इच्छाएं हैं उनका अल्पतम संघर्ष, काट छांट, दमन और नियमन हो, जिसमें आपकी इच्छाएं कम से कम प्रतिस्पर्धी ऐषणा को दमित किए बिना नियोजित हो जाए। यहाँ पर रिचर्ड के विचार क्रोचे से मिलते जुलते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया। क्रोचे का जो अभिव्यंजना या अभिव्यक्त करने की बात उन्होंने बताई थी कि बेसिकली क्या है कि हम अभिव्यंजना के तहत, यानी जो खुद को व्यंजित करते हैं, खुद को जो किसी के सामने अपने आप को रखते हैं, कितने कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करते हैं उस चीज को, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये भी यहाँ भी तो यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आपने प्रस्तुत किया तो मूल्य क्या है आपकी रचना का, वो उसके प्रभाव पे, उसके प्रभाव यानी उस पर कितना असर डालता है, ये उसका मापक है। तो ये कहते हैं कि मन की सर्वाधिक मूल्यवान स्थिति हम किसको मानते हैं? हमारा मन जो है कब सबसे ज्यादा मूल्यवान स्थिति में होता है? जिसमें मानवीय क्रियाओं का सर्वाधिक और सर्वोत्कृष्ट संगीत स्थापित हो, तथा ऐषणाओं का अल्पतम संघर्ष, काट छांट, दमन और नियमन हो, जिसमें ऐषणाएं आपकी कम से कम प्रतिस्पर्धी ऐषणाओं को दमित किए बिना नियोजित होती हैं। यहाँ पर रिचर्ड के विचार क्रोचे से मिलते जुलते हैं। काव्य प्रभाव और काव्य प्रयोजन पर आधारित रिचर्ड के मनोवैज्ञानिक मूल सिद्धांत का सार संक्षेप क्या है? सार क्या निकल के आता है? कला तथा कला की अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से जुड़ा है। कला जो है और कला की अनुभूति वो जीवन के मानव व्यापार से संबंधित है, उससे अलग अथवा पृथक नहीं है। काव्य की अनुभूति या कलानुभूति जीवन की अनुभूति का ही पर्याय है। मानव क्रियाओं में कला जो होता है वो सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया होता है।
एक तो इन्होंने कहा कि कला तथा कला की अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से जुड़ा, उससे अलग कुछ भी नहीं है। काव्य की अनुभूति या कला की अनुभूति जीवन अनुभूति का ही पर्याय है। यानी जीवन में जो आप अनुभव करते हो, काव्य अनुभूति बेसिकली वही है। मानव क्रियाओं में कला सबसे ज्यादा मूल्यवान क्रिया है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसमें मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था उत्पन्न करने का सामर्थ्य है कि नहीं, और सामर्थ्य है तो वो कहाँ तक है। आलोचना के दो आधार है, एक मूल्य व्यवस्था और एक संप्रेषण। यहाँ पे कहना ये चाहिए कि रिचर्ड की मूल चिंता कविता या कला के संप्रेषण की रही है। शुक्ल जी पर रिचर्ड की समीक्षा सिद्धांत का गहरा प्रभाव था। संप्रेषण सिद्धांत जो इनका है, वो दो बातें इनमें इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि रचना करते समय रचनाकार सजग और सतर्क प्रयत्नशील संप्रेषण नहीं करता। हम कुछ लिख रहे हो, रचना कर रहे हो एक रचनाकार के तौर पे, तो बहुत ज्यादा सजग और सतर्कता से लिखेंगे तो कोई क्रिएटिविटी की गुंजाइश नहीं रहेगा। रचना और रचनाकार की अनुभूति का सामंजस्य, हम जो लिख रहे हैं हमारे मन स्थिति में क्या चल रहा है, उनका सामंजस्य जितना ही ज्यादा होगा, उतने ही अच्छे से हम बातों को कम्युनिकेट कर पाएंगे, उतनी ही प्रभावशाली ढंग से उस बात को रखेंगे जो कि कोई पाठक वर्ग में उसे पढ़ेगा, उस पर वो व्यापक असर करेगा। और हम ये सोचे कि ऐसा तो नहीं हम किसी के लिए स्टेज पे स्पीच तैयार कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के, एक भी पंक्ति इधर उधर नहीं होना चाहिए। वैसे भी यही तो कहा गया है कि काव्य है क्या, प्रबल भाव का सहज उच्छलन, अपने अंदर से वो भावावेग के साथ आ रहा है। तो रचना और रचनाकार बहुत सजगता के साथ लिखेगा तो वो नेचुरल चीजें नहीं आएगा, फिर तो वो यही हो जाएगी कि उस सजगता के आधार पे हम कोई चीज जैसे लगता है कि बौद्धिक तौर पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। संप्रेषण के लिए मन की अनुभूतियों का परस्पर प्रभावित होना जरूरी है। संप्रेषण के लिए जो है मन की अनुभूति जो है उनका परस्पर प्रभावित होना जरूरी है। संप्रेषण की दोनों अनुभूतियों के स्वरूप समान होने अनिवार्य है। संप्रेषण के दौरान दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति के माध्यम से उत्पन्न होनी चाहिए। संप्रेषण के दौरान दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति के माध्यम से उत्पन्न होनी चाहिए। दोनों अनुभूतियों में समानता जितनी ही ज्यादा होगी, संप्रेषण उतना ही सुलभ होगा। कविता बिना संप्रेषित हुए अपनी अर्थवत्ता को हासिल नहीं कर सकता। एक ये भी मतलब है कि कोई भी कविता बिना संप्रेषित हुए अपनी अर्थवत्ता को हासिल नहीं कर सकता। जितनी संप्रेषणीयता कविता में ज्यादा होगी, श्रोता को उतना ही अधिक प्रभावित करेगी। रिचर्ड संप्रेषण को ही आलोचना के उच्च लक्ष्य के रूप में भी देखते हैं। अब यहाँ पे आपको काव्य भाषा सिद्धांत में देखना है कि भाषा ही संप्रेषण का मूल आधार है। रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत भाषा के रूप में इन्होंने वैज्ञानिक और रागात्मक दो बात की है। वैज्ञानिक में ये मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में इसका विवेचन करते हैं, और रागात्मक में ये प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में इसका विवेचन करते हैं। तो वैज्ञानिक क्या है, रागात्मक क्या है। और यहाँ पे देखिए रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत जो भाषा के रूप हैं, इनमें इन्होंने निरूपण, संसूचन या निदर्शन जो किया है, ये तथ्य को यथावत प्रस्तुत करती है। मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में इसका विवेचन इन्होंने किया है, और इसमें भावों का उद्बोधन होता है। भाव, बिंब, प्रतीक और छंद स्थान को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें तथ्य का नहीं, भाव का उद्बोधन है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में इसका विवेचन किया गया है। भाषा को विशेषतः काव्य में प्रयुक्त भाषा को एक नहीं बल्कि अनेक कार्य करने पड़ते हैं। भाषा में अर्थ के चार प्रकार हैं: मुख्यार्थ सेंस, फीलिंग्स यानी भावना, टोन वचनभंगी, उद्देश्य इंटेंशन। काव्य के संदर्भ में रिचर्ड का क्या कहना है? काव्य के संदर्भ में रिचर्ड का कहना है कि काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। काव्य की जो अनुभूति है और जीवन की जो अनुभूति है, इसमें कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। विशेष परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता ही संप्रेषण है। संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूतियों का यथावत, जैसे है अनुभूति उसका यथावत यानी हूबहू अंतरण, स्ट्रिक्ट ट्रांसफरेंस है, और ना ही दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य है, इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। मन आवेगों का तंत्र है। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति। कविता अनुभूतियों का एक वर्ग है
जो मानक अनुभूति की प्रत्येक विशेषता से भिन्न होती हुई भी किसी विशेषता से एक खास मात्रा से अधिक भिन्न नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं काव्य के संदर्भ में, संप्रेषण का सिद्धांत है, संप्रेषण के सिद्धांत के अलावा मूल का सिद्धांत। आई रिचर्ड के द्वारा ये दोनों ही सिद्धांत दिए गए हैं। कैसे उन्होंने बताया कि क्षमता से हम कैसे आकलन करते हैं, किसी भी काव्य पाठक को अगर वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो ही मानते हैं, और क्लाइव वेल कांट विरोध भी करते हैं इस चीज को। रिचर्ड कला की अलौकिकता का खंडन करते, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे जो काव्य के अनुभव हैं वो तो कोई और सामान्य जो अनुभव है उसकी तुलना में तो काव्य का अनुभव तो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं तुलनात्मक दृष्टि से वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और मनोवृत्ति के प्रकार में ऐषणा और प्रतिकूल ऐषणा में इन्होंने कहा कि वस्तुओं के लिए अगर मन में आकुलता है इसका मतलब ऐषणा है, इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, मन में विमुखता है किसी चीज को लेके, वो प्रतिकूल ऐषणा है। और मन की सर्वाधिक मूल्यवान स्थिति उन्होंने क्या किया, एक तरीके से मूल्यवान स्थिति हमारे मन की क्या होती है, जब हम चीजों में संगति स्थापित कर पाए, जो हमारी इच्छाएं ऐषणा है उनका अल्पतम संघर्ष काट छांट दमन नियमन कर पाए। कला तथा कला अनुभूति जीवन के मानव व्यापार से जुड़ा है, उसमें भिन्न अथवा पृथक ना हो। काव्य की अनुभूति या कला की अनुभूति जीवन की अनुभूति का ही पर्याय, यानी काव्य की अनुभूति और कला की वो जीवन की अनुभूति का ही पर्याय है। कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है, उसमें मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था होना चाहिए। मूल्य व्यवस्था और संप्रेषण यही दोनों आलोचना के आधार हैं। और संप्रेषण में इन्होंने कहा कि जब हम बातों को किसी के सामने रखते हैं तो हम ये सोचिए कि खूब सजग और सतर्क होकर प्रयत्नशील ढंग से रखें तो कोई भी बात हम नहीं कन्वे कर पाएंगे। जबकि एक रचनाकार की अनुभूति का सामंजस्य जितना बढ़िया होगा, क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। और संप्रेषण के लिए मन की अनुभूतियों का परस्पर प्रभावित होना बहुत जरूरी है। कविता बिना संप्रेषित हुए अपनी अर्थवत्ता को हासिल थोड़ी कर सकता है। जितनी संप्रेषणीयता कविता में ज्यादा होगी, श्रोता को उतना ही वो प्रभावित करेगा। रिचर्ड संप्रेषण को ही आलोचना के उच्च लक्ष्य के रूप में देखते हैं। और जब ये काव्य भाषा सिद्धांत की बात करते हैं तो रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत भाषा में एक वैज्ञानिक एक रागात्मक है। वैज्ञानिक में मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में बताते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रागात्मक की बात करते हैं, जिनमें इन्होंने वैज्ञानिक और रागात्मक में अंतर भी बताया। भाषा को विशेषता काव्य प्रयुक्त भाषा को नहीं, बल्कि अनेक काम करने पड़ते हैं। वचनभंगी, भावना है, यानी सेंस है, फीलिंग है, टोन है, इंटेंशन है। तो इन्होंने ये सीधे सीधे समझा भी दिया है कि काव्य की अनुभूति और जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति की अनुभूति में समानता ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूतियों का यथावत जैसे हमने महसूस किया वही बात रख दिया, ये भी नहीं है। स्ट्रिक्ट ट्रांसफरेंस नहीं है, ना तो ये दो व्यक्तियों के बीच में तादात्म्य एक्सपीरियंस की बात वो कर रहे हैं कि आइडेंटिकल एक्सपीरियंस की बात है, बल्कि अलग अलग मनों की अनुभूति का अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। यानी जो चीज हम सोच पा रहे हैं, जिस भावना के साथ अगर हमें वो बात कोई कविता में रखनी है और सामने वाले का भी मन जो है कुछ इसी प्रकार है, तो तादात्म्य स्थापित कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। मन आवेगों का तंत्र है। नैतिकता तो सिर्फ दुनियादारी है, और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति। अब यहाँ पे हमने इसके फैक्ट की बात की है, हम इसको डिटेल यानी जो विस्तार से चर्चा करेंगे वो हमारे मूल टेक्स्ट से जब पढ़ेंगे तो ही हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या इन्होंने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में क्या क्या बातें की है। निर्वैयक्तिकता नहीं बल्कि मूल्य और संप्रेषण सिद्धांत पे रिचर्ड के द्वारा। कि हम जो आई रिचर्ड मूल्य एवं संप्रेषण का सिद्धांत है उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फैक्ट तो हमने देख लिया जो भी इम्पोर्टेंट था। आई रिचर्ड मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत के बारे में आप जान पाएंगे, इनके लिए जो भी इनकी क्या विधि है, कलाकार की समानता का सिद्धांत क्या है, क्या सीमाएं हैं, संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, संप्रेषण का अर्थ और स्वरूप क्या है, एक कलाकार की अपेक्षित योग्यताएं क्या होनी चाहिए, संप्रेषण की क्या सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ पे सब विस्तार से बहुत अच्छे से दिया गया, कई स्रोतों से ये नोट्स है। कहते हैं कि जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है और दूसरा उस व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जो पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान हो, तो इसे ही प्रेषणीयता कहते हैं। सबसे पहले तो आप इसी को अच्छे से समझ लो।
जब किसी वातावरण विशेष से, मान लीजिए 1914 टू 1918 यानी 1914 से 18 के दौरान में हमने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध का समय है। अब उस परिस्थिति में जितने भी महान दार्शनिक बड़े बड़े रचनाकार रहे होंगे, तो उनका मान लीजिए उस परिवेश विशेष से जो उनका व्यक्ति का मस्तिष्क है, वो एक तरीके से जो उनके मस्तिष्क में उद्वेलन हुआ होगा, जिनसे वो प्रभावित हुए होंगे, उसी पर्टिकुलर समय में दूसरे व्यक्ति की क्रिया के एक्शन के प्रभाव से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जो पहले व्यक्ति की अनुभूति, यानी यदि ये परेशान हुए देख के मानो की त्रासद स्थिति और वो भयावह स्थिति, ये व्यक्ति भी उसी तरीका प्रभावित हुआ। तो जो अनुभूति पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान दूसरे को भी हो रहा है, इसी को कहते हैं कम्युनिकेबल, एक तरीके से प्रेषणीयता। ये मानना चाहिए कि किसी एक अनुभूति, अनुभूति मतलब कि एक एहसास जो उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में किया, तो ये मानना चाहिए कि किसी एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाने को ही काव्यशास्त्र में संप्रेषण का सिद्धांत कहते हैं। संप्रेषण मीन एक तरीके से बातचीत करना, जो सामने वाले ने महसूस किया, ये दूसरे वाले ने भी महसूस किया, कुछ तो रिलेशन था दोनों लोगों में, इसके थ्रू इस तक पहुंचाना, वही संप्रेषण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रिचर्ड। कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से, अब ये इन तक कैसे बात पहुंचाएंगे, वो एक बीच में कला काम करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी काल विशेष में परेशान है वहाँ की परिस्थितियों से, कि लोगों का कैसे शोषण हो रहा है, अब वो डायरेक्ट नहीं कह सकता पर अप्रत्यक्ष तौर पे कह ही सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखिए, नील देवी भारत दुर्दशा, आपने नाटक देखा अंधे नगरी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये पता है कि हमारे वातावरण में सब जो है भारतवासी एक तरीके से शिथिल पड़े हैं, जबकि ये जंग की तैयारी इनको करनी चाहिए अपने मानसिक स्तर पे, तो वो नाट्य मंचन के थ्रू अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, और जो व्यक्ति देखता है तो उसको एहसास होता है, अरे ये तो बिल्कुल सही है। यानी वो अलग अलग अगर आलस्य, मदिरा, रोग, निद्रा, इन सब को पात्र बना के दिखाते, इसका मतलब वो एक एक व्यक्ति को एहसास दिला रहे कि देखो तुम इतने चीज से घिरे हो। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट किसी से कहे कि तुम तो मदिरा में गिरे हो, तुम आलस्य में गिरे हो, तुम तो कायर हो, तो तुमको थप्पड़ लग जाता। कलात्मक अभिव्यक्ति उन्होंने किया, नाट्य मंचन के द्वारा एक साथ सब बैठे और जो कलात्मक प्रस्तुति हुआ, तो लोगों को एहसास हुआ, अरे हम तो इस देश में सोए हुए हैं। यही तो सबसे बड़ी एक रचनाकार की ताकत होती है, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति। उसने जो महसूस किया उसे दूसरे तक पहुंचाना था, तो वो कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपनी अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। संप्रेषण की क्षमता सभी में एक जैसी होती भी नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी नायक जो होता है, हीरो होता है, कुछ नायक ऐसे होते हैं इतना अच्छा अभिनय वो करते हैं, बाकी लोगों का देखेंगे तो शायद वो इतना बढ़िया अभिनय ना करते हो। तो सभी में एक जैसी क्षमता नहीं होती। जिस कलाकार की संप्रेषण क्षमता जितनी अधिक होती है, वो उतना ही सफल माना जाता है। रिचर्ड ने अपनी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के चौथे और 21वें अध्याय में क्रमशः कम्युनिकेशन एंड द आर्टिस्ट एंड ए थियरी ऑफ कम्युनिकेशन उपशीर्षकों के तहत अपनी बात को, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको दर्ज किया है। आइए रिचर्ड महोदय इनका परिचय और कृतित्व देखें। तो 20वीं सदी के अंग्रेजी आलोचकों में, यानी 20वीं सदी के अगर अंग्रेजी आलोचकों में देखें तो आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आइए, रिचर्ड का जन्म 1893 में हुआ था। अपनी समीक्षा पद्धति को अपने युग के अनुरूप बनाने के लिए अनेक प्राचीन समीक्षा सिद्धांतों का खंडन कर मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र को भी साहित्य समीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया। साहित्य एवं कला को जीवन से अलग करने वाले सिद्धांतों का उन्होंने प्रबल विरोध किया और मनोवैज्ञानिक आधार पर काव्य का विवेचन कर उसे जीवन से जोड़ा। रिचर्ड ने अपने से पहले आलोचना पद्धतियों का अंधविरोध नहीं किया, उनमें जो कुछ ग्राह्य था उसे ले लिया। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा से उन्होंने भाव पक्ष को ग्रहण किया, यानी जो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा है उससे उन्होंने भाव पक्ष को ग्रहण किया। मैथ्यू अर्नाल्ड के विचारों से, यहाँ पे देखिए मैथ्यू आर्नाल्ड, इनके विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैथ्यू आर्नाल्ड ने जब ये कहा कि कविता जीवन की आलोचना होती है, तो एक ऐसी बात कह रहे थे जो एकदम प्रत्यक्ष है, जिसकी बराबर उपेक्षा की गई है। इन्होंने कहा, मैथ्यू आर्नल्ड के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने देखा कि मैथ्यू आर्नल्ड ने जब ये कहा कि जो कविता है वो जीवन की आलोचना होती है, तो ये एक ऐसी बात कह रहे थे जो एकदम ही सही है और जिसकी बराबर उपेक्षा हो रही है।
कलाकार का काम तो अनुभव को, उन अनुभूतियों को अंकित कर देना एवं चिरस्थायी बना देना है जिन्हें वह सबसे अधिक मूल्यवान समझता है। कलाकार ही वो बिंदु है जो मन का विकास करता है। उसकी अनुभूतियों में, कम से कम उन अनुभूतियों में जो उनकी कृति का मूल्यवान बनाता है, ऐसे आवेगों का सामंजस्य लक्षित होता है जो अधिकांश लोगों के मन में अस्त व्यस्त, परस्पर अंतर्भूत तथा द्वंद्वरत हो। जो कुछ अधिकांश लोगों के मन में अव्यवस्थित रूप में होता है, उसकी कृति उसी को व्यवस्था देती है। मैथ्यू आर्नाल्ड की भांति रिचर्ड भी काव्य को सामाजिक जीवन से जोड़कर देखते हैं और इसलिए उन्होंने मैथ्यू आर्नाल्ड के विचारों का सम्मान भी किया है। उनकी शिक्षा पहले मैगडलेन कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज में हुई। प्रौढ़ावस्था में उसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सम्मानपूर्वक डीलिट की उपाधि प्रदान की। रिचर्ड ने अर्थविज्ञान एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी साहित्य में प्रवेश किया, पर वहाँ कई वर्षों तक हार्वर्ड में अंग्रेजी के अध्यापक रहे। रिचर्ड के उल्लेखनीय आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित है: द फाउंटेन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, अ स्टडी ऑफ इम्पल्स ऑफ लैंग्वेज ऑन थॉट and on the science of symbolism, science and poetry, principle of literary criticism, basic rules of Rosen, Coleridge, Anand, imagination, how to read a page, a practical criticism। इनमें प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी आइए, रिचर्ड मुख्यतः वैसे आलोचक थे। उन्होंने साहित्य मनोवैज्ञानिक विवेचना द्वारा पाश्चात्य आलोचना को सर्वथा नूतन आलोक प्रदान करने का यत्न किया। क्रोचे ने भी काव्यानुशीलन के लिए नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार लेने की ओर संकेत किया और फ्राइड, यंग तथा एल्डर, इन लोगों ने भी क्या किया है, साहित्य जगत में मनोविज्ञान का उन्मेष किया। साथ ही मैक्स ईस्टमैन काव्य को मानकर कवियों को विज्ञान की शरण में जाने का परामर्श दे रहे थे। इससे पूर्व भी जॉर्ज सेंटाइना के भाव जगत एवं विज्ञान जगत में अंतर निरूपित करते हुए आनंदवासी दृष्टिकोण की व्याख्या में सौंदर्य एवं आनंद का अनिवार्य संबंध मानते हुए कहा गया था कि सौंदर्य से आनंद की अनुभूति होती है। सेंटाइना ने इस मत से रिचर्ड सेंटाइना की इस मत से रिचर्ड सहमत नहीं, और वह सौंदर्य अनुभूति का संबंध उन्हीं सामान्य भावनाओं से मानते हैं जिनका प्रकाशन एवं कार्य हम जीवन के सभी क्षेत्रों में देखते हैं, तथा वह सौंदर्य, कला एवं जीवन और अनिवार्य संबंध को मानते हैं। सत्य तो ये है कि वो एक ऐसे मौलिक चिंतक एवं काव्य शास्त्र मर्मज्ञ हैं जिन्होंने मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, आध्यात्मिक दर्शन के आलोक में अपने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की स्थापना की। रिचर्ड के शब्दों में विज्ञान तत्वों का प्रकटीकरण करता है तथा काव्य भाषा को मनोवेगात्मक प्रयोग करता है। एक चीज ये है, स्पष्ट किया इन्होंने रिचर्ड के शब्दों में कि जो विज्ञान है वो तो हमें तथ्य देता है, लेकिन जो काव्य भाषा है वो हमारे मनो के जो वेग हैं उनका प्रयोग करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाषा का प्रत्येक मनोवेगात्मक प्रयोग सौंदर्य मूलक ही हो, ये जरूरी नहीं है। सौंदर्य से उत्पन्न आनंदप्रद मनोदशा ना तो वो निष्क्रिय होता है जिसमें समान विरोधी प्रभाव के आकर्षण के कारण हम स्तब्ध और किम कर्तव्य विमोह हो जाते हैं, और न उत्तेजनापूर्ण दृढ़ता में एकरूपता देता है जो क्रोध आदि के प्रबल आवेग के कारण मन में आता है। अतः रिचर्ड जो है वो कविता का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो कविता पाठक या श्रोता के मन को जितना ज्यादा प्रभावित कर पाएगी, जिससे संप्रेषणीयता उतनी ही ज्यादा अधिक कहलाएगी, वो उतनी उत्कृष्ट होगी। रिचर्ड्स मनोवेगों को भी विभिन्न प्रकार के मानते हैं: भूख, वासना या ऐषणा और विमुखता। इनमें से पहले प्रकार के आवेग प्रवृत्ति मूलक होते हैं, उनमें हम कुछ पाने के लिए उद्यत हो उठते हैं, और दूसरा निवृत्ति मूलक होता है। उनसे क्या होता है, उनसे कुछ वस्तुओं के प्रति हमारे मन में विमुखता भी आ जाता है। रिचर्ड उन ऐषणाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जो कम से कम अन्य ऐषणाओं को अवरुद्ध या विनिष्ट किए बिना कायम रहती है। रिचर्ड के अनुसार कला का मूल्य इस बात में है कि वो हमारे आवेगों, संगीतों में संतुलन स्थापित करें और हमारी अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए। इस प्रकार साहित्य मनुष्य को पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेषित करता है, और रिचर्ड दृष्टि में साहित्य का प्रयोजन एक ऐसी मन स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें आवेगों का संतुलन होने के साथ साथ बाह्य क्रिया के लिए तत्परता उत्पन्न हो। साथ ही वह सौंदर्य की विषय निष्ठता पर भी जोर देते हुए भी सौंदर्य को ना तो पूर्णता विषय गीत और न पूर्णता विषय गीत मानने के पक्ष में है। रिचर्ड ने साहित्य और विज्ञान के परस्पर संबंध और भेद पर भी विचार करते हुए मानवीय अनुभव के बाह्य जगत एवं मानसिक अवस्थाएं नामक दो भेद माना है। विज्ञान का संबंध बाह्य जगत से और साहित्य का मानसिक अवस्था से है। उनका कहना है कि वैज्ञानिक निर्देशों का वास्तविक आधार रहता है और साहित्यिक निर्देशों का आधार वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। यद्यपि रिचर्ड ने सत्य का संबंध विचार से और शिव का संबंध अच्छा से माना है, पर इसे सुंदर और भाव में कोई भी संबंध स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि सत्यम ज्ञानात्मक मनोवृत्ति के क्षेत्र में आता है, शिवम क्रियात्मक मनोवृत्ति के क्षेत्र में, और सुंदर कला मीमांसा संबंधी मनोवृत्ति के क्षेत्र में है। उनका कहना है कि कला मीमांसा संबंधी वृत्ति वस्तुओं के सद्भाव, उसकी सत्यता और उपयोगिता आदि की खोज में रुचि नहीं रखता, और ये कला मीमांसा संबंध अनुभव विशिष्ट स्वभाव वाला भी है। यह विशिष्ट स्वभाव दो प्रकार से स्थिर किया गया है। पहले के अनुसार एक विचित्र प्रकार का मानसिक तत्व अर्थात
सौंदर्यगत भाव हमारे उक्त अनुभव को निर्दिष्ट करता है और दूसरे के अनुसार आत्म प्रेषण ही उक्त कला मीमांसा संबंधी अनुभव का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इन दोनों अर्थात सौंदर्यगत भाव आत्म प्रेषण को महत्व नहीं देते। एक मनोवैज्ञानिक होने के कारण रिचर्ड ने भी सौंदर्यगत भाव का रूप एक विशेष प्रकार का मानते हुए भी उसे एक साधारण ऑप्टिक अनुभव ही स्वीकार किया है। रिचर्ड जो है ये प्रेषण को कला से बाह ना मानकर उसे कला का तात्विक धर्म ही बतलाते हैं। उनकी दृष्टि में वही सौंदर्यगत अनुभव ठीक है जो संप्रेषण में सफल होता है, पर इस संप्रेषण के लिए कलाकार को अलग से कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कला को वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया में ये गुण आप ही आ जाता है। अतएव कलाकार की सफलता की एक कसौटी यह है कि वह जो कुछ कहना चाहता था उसे वह दूसरों तक पहुंचा सका या नहीं, और हमारे मन में ये भावना हमेशा रहती है कि हमारी मानसिक क्रियाओं से दूसरों का भी संबंध है। रिचर्ड के अनुसार न केवल वक्ता के पास विशिष्ट प्रकार की संप्रेषण योग्यता होनी चाहिए, अपितु श्रोता के पास भी वैसा ही विशिष्ट ग्राहिका शक्ति रहनी चाहिए। और कलाकार को सफल व्यंजना में सहायता देने वाले गुणों की चर्चा करते हुए रिचर्ड ने कहा कि प्रथम तो कलाकार की अनुभूति अधिक विस्तृत और मूल्यवान होनी चाहिए और उस अनुभूति के लिए वो सम्मति के विविध तत्वों में संबंधित स्थापित करने में स्वतंत्र है। इसके लिए आवश्यक है कि वह विगत को अपने मन में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सके और इस हेतु उसे अपनी पूर्वकालीन मनोदशा की उपलब्धि के साथ साथ अनुभूति के क्षण में क्रियाशील होने वाले आवेगों की व्यवस्थित संगठना भी करनी होगी। अतएव रिचर्ड प्रेषणीयता के 3 बात आवश्यक मानते हैं। प्रेषणीयता के लिए कलाकार की अनुक्रियाएं एक रस हो, वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हों, वे अपने उत्तेजक कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य हों, मूल्यहीन अनुभूति के निर्दोष संप्रेषण, मूल्यवान अनुभूति का सदोष संप्रेषण। रिचर्ड की दृष्टि में कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया ना होकर मन की अन्य क्रियाओं के समान ही है। जब कुछ आवेगों से सक्रिय हो जाने पर अन्य आवेग भी जागृत हो जाते हैं, तब उन्हें कल्पना कहा जाता है। रिचर्ड ने कल्पना के आवृत्त्यात्मक एवं रूपात्मक नामक 2 प्रकार माने हैं। कल्पना के रिचर्ड ने एक आवृत्त्यात्मक एवं रूपात्मक 2 प्रकार माने हैं और कल्पना के प्रचलित 6 अर्थ बतलाए हैं। पहले अर्थ में कल्पना जो है चासु सुस्पष्ट बिंबों का उत्पादक कहा जाता है और दूसरे अर्थ में उसका संबंध अलंकार भाषा के प्रयोग से है। तीसरे अर्थ में वो अन्य मनुष्यों की मन स्थिति एवं उनमें मनोवेग की सहानुभूति पूर्वक पुनः प्रस्तुति से है। साथ ही चौथे अर्थ में कल्पना युक्ति कौशल की घोतक है और 5वां वर्ग उस वैज्ञानिक कल्पना का है जिसमें कल्पना अनुभव को निर्णित ढंगों में निर्णित उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित करता है। छठे अर्थ में कल्पना व मानविक एवं संयोगिक शक्ति है जो विपरीत एवं विस्तृत गुणों को संतुलित कर देती है। इन 6 वेदों में से अंतिम वेद को रिचर्ड सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। किसे मानते हैं? छठे अर्थ में जो कल्पना वो मानविक और संयोगिक शक्ति जो विपरीत और विस्तृत गुणों को संतुलित करता है। व्याख्यात्मक आलोचना के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए रिचर्ड ने कहा कि रचना को अच्छी तरह समझने के लिए आलोचक को चाहिए कि वो रचना को उसके वास्तविक रूप में देखे और ऐसी मानसिक दशा उत्पन्न करे जो रचना के अनुकूल हो। उसने उसके लिए एक विस्तृत क्रिया निश्चित करते हुए कहा कि प्रत्येक लेख या वक्तव्य के संपूर्ण अर्थ में जो कोई धाराएं होती हैं उनमें से अर्थ, भाव, ध्वनि एवं उद्देश्य नामक 4 धाराएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। रिचर्ड इन चारों का विवेक सम्मत समन्वय आवश्यक मानते हुए यही कहते हैं कि व्याख्यात्मक आलोचना करते समय आलोचक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह रचयिता की प्रतिभा में पूर्णतः लीन होकर रचयिता के उस अनुभव का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन करे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इन्होंने इस प्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित बातें घातक मानी: असंगत स्मृतियां, सन्नद्ध प्रक्रियाएं, प्रतिभावुकता, निरोध, किसी विशिष्ट धर्म संप्रदाय या दर्शन में आस्था, रचना कौशल संबंधी पूर्व कल्पना। रिचर्ड आलोचना में निष्कपटता, ईमानदारी और आत्मसंपूर्णता आदि बातें आवश्यकता मानते हुए आलोचक का परिश्रमशील एवं विद्वान होना भी जरूरी बताते हैं। उसने आलोचना एवं व्याख्या का अंतर स्पष्ट करते हुए यही कहा कि व्याख्या जो है आलोचना से पहले की वस्तु है। व्याख्या क्या है? आलोचना से पहले की वस्तु। और जहाँ की व्याख्याता केवल कृति का प्रबुद्ध ग्रहण कर उसमें प्रवेश कर जाता है, वहाँ आलोचक पहले कृति को पढ़कर उसे ध्यान में रखने के बाद उसके गुण दोषों पर अपना निर्णय देता है। साथ ही व्याख्या में प्रायः तुलना नहीं होती और व्याख्याकार रचयिता की चित्र सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हुए भी उस पर निर्णय नहीं देता, लेकिन आलोचना में तुलना बराबर रहती है। रिचर्ड काव्य के माध्यम से प्रकृति नीतिवादिता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं कि इस प्रकृतिवादी नैतिकता के उन्मेष से जीवन में स्वस्थ नैतिक मूल्यों का उन्मेष हो सकता है। उसने शैली के इस कथन की सराहना भी की कि नैतिकता की आधारशिला धर्म उपदेशक द्वारा नहीं, कवि द्वारा ही रखी जाती है।
वह कविता का साध्य कविता नहीं मानता और उसने ब्रैडली के कलावादी सिद्धांत या कथा के लिए कला नामक विचारधारा का विस्तार पूर्वक खंडन करते हुए कला एवं नीति का परस्पर संबंध भी स्वीकार किया है। इस संबंध में रिचर्ड के विचारों का सार निम्नवत है। जैसे ब्रैडली ने मानव के उदात्त मूल्यों, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, भाव के उदात्त परिष्कार आदि को काव्य धरातल पर स्वीकार नहीं किया। इस पर रिचर्ड का कहना है कि मानव के इन उदात्त तत्वों के मूल में ही काव्य अपना अर्थ लिए हुए है। दूसरा, रिचर्ड ने ब्रैडली की इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया कि कल्पनाजन्य अनुभूति का मूल्यांकन एक आंतरिक अनुभूति का विषय है, किंतु रिचर्ड मूल्यों के संबंध में बहुत स्पष्ट है। काव्य का मूल्यांकन सापेक्षता लिए होता है, उनमें परोक्ष के महत्व की सम्यक चर्चा किए बिना हम उसका उचित मूल्यांकन नहीं कर सकते। ब्रैडली इस परोक्ष और सापेक्षता से काव्य मूल का विघटन है। इनके लिए रिचर्ड कहते हैं कि उच्च कोटि के काव्य में परोक्ष भाव से काव्यमय हो जाता है। ब्रैडली के कथन के अनुसार काव्य की प्रकृति ये नहीं है कि वह वस्तु जगत का अंग अथवा उसका प्रतिरूप ही उसकी निजता, तो इस बात में यह है कि वह एक स्वतंत्र, स्वतः पूर्ण, निरपेक्ष और स्वामित्व जगत हो। उनके प्रकृति को आत्मसात करने के लिए हमें काव्य जगत में प्रवेश करना होगा। काव्य भाषा के संबंध में विचार प्रकट करते हुए रिचर्ड ने ध्यान दिया कि सबसे पहले भाषा प्रयोग के वैज्ञानिक या तथ्यात्मक या रागात्मक नामक दो भेद होते हैं। जो काव्य भाषा में रागात्मकता ही प्रमुख होता है, तथ्यात्मकता या वैज्ञानिकता नहीं। साथ ही वह भाषा के ऐसे प्रतीकों को समूह मानते हैं जो श्रोता पाठक के मन में रचयिता के मन के अनुरूप अवस्था उत्पन्न कर दे, जैसा वो सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही। रिचर्ड एक कविता के लिए कहते हैं कि लय जरूरी है। अगर आप कविता लेखन में है तो उसमें लय होना चाहिए। उनकी दृष्टि में लय केवल ध्वनियों की व्याख्या नहीं है, बल्कि उसमें गंभीर भावनाएं और शब्दों के अर्थ नियोजन भी हो। उनका विचार है कि लय का आधार प्रत्याशा और संगीत या कविता में ध्वनि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि निरंतर हम पहले से ही भावी संभावनाओं का बोध मन में दबाए रखते हैं। उसने ये भी कहा कि छंद वो साधन जिसके द्वारा शब्द एक दूसरे को अधिकतम सीमा तक प्रभावित करते हैं और जिसमें लय ज्यादा विकसित होकर होता है, भाव और अर्थ उतना ही महत्व रखते हैं। रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत देखें तो वैश्विक साहित्य आलोचना को रिचर्ड की सबसे महत्वपूर्ण देव मूल्य सिद्धांत ही मानते हैं। मनोविज्ञान रिचर्ड की आलोचना की आत्मा है। क्या है? मनोविज्ञान रिचर्ड की आलोचना की आत्मा है। उनके मूल्य सिद्धांत को समझने के लिए उनके द्वारा निरूपित मानसिक प्रक्रिया से परिचय पाना आवश्यक है। रिचर्ड मानते थे कि आधुनिक युग के आगमन के साथ ही मनुष्य का जीवन जटिल हुआ। इतनी जटिलता पहले की समाज में नहीं थी। औद्योगिक सभ्यता ने मनुष्य की भौतिक दुनिया को विस्तार दिया, इसी के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी बढ़ती गई। इनमें से कुछ इच्छाएं तो पूरी हुई, लेकिन ज्यादातर अधूरी। पूर्ण इच्छाएं संतोष तो प्रदान करती है, जबकि जो अपूर्ण इच्छाएं हैं वो अपूर्ण इच्छाएं असंतोष को जन्म देती है। इसी प्रकार मनुष्य के मन में संतोष और असंतोष का द्वंद्व चलता रहता है। इससे मनुष्य के चित्तवृत्तियों में असंतुलन पैदा होता है। इस दुविधागत मना स्थिति में उसके जीवन की सुख शांति भी नष्ट हो जाती है। और मूल्य सिद्धांत राजनीतिक अर्थशास्त्र से आया है। आरंभिक पूंजीवाद के दिनों में कहते हैं कि व्यक्तिवाद के संदर्भ में मूल्यवत्ता की चर्चा होती थी। यह मूल्यवत्ता उपादेयता उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बेंथम ने किया। इसे उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख देखा जाता है। आइए रिचर्ड ने बेंथम के अर्थ दर्शन का मनोवैज्ञानिक रूपांतरण करते उसे शाही सिद्धांत में परिवर्तित किया और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 7वें अध्याय में उसके बारे में बताया भी। पूर्णता तो ये है कि सारी इच्छाएं संतुष्ट और आवेगों से उनका सामंजस्य हो, लेकिन व्यवहार में ये चीज नहीं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो। इसलिए रिचर्ड ये मानते हैं कि ज्यादातर इच्छाओं की तृप्ति से ही मान लो कि मैक्सिमम हमारी चित्तवृत्तियों का संतुलन हो गया है। इसी स्थिति को आप सहसंवेदन भी कहते हैं। रिचर्ड के मत के अनुसार किसी वस्तु के अच्छे और बुरे होने का आधार मनोविज्ञान है। किसी भी वस्तु की मूल्यांकन संबंधी अवधारणाओं का संबंध मानसिक आवेग से है। रिचर्ड मन को स्नायु तंत्र या उनकी क्रियाओं का एक अंग मात्र स्वीकार करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म मानव मन के भीतर परस्पर विरोधी आवेगों की उपस्थिति को स्वीकार करता है। अभिलाषा या इच्छा, एपेटेंसी, वितृष्णा या विमुखता, अवर्जन, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इच्छा प्रवृत्ति मूलक अर्थात आसक्ति पर आवेग है, वितृष्णा प्रनिवृत्ति मूलक है। आदर्श स्थिति है कि मन के संघर्षरत सभी आवेग शांत हो जाए, जो कि असंभव है। अधिकतम आवेग तो संतुष्ट हो, न्यूनतम आवेग तो आदृप्त हो जाए तो भी शांति मिल सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, काम कविता या अन्य कलात्मक कृतियां ही कर सकती है। इसका कारण ये है कि कवि और कलाकार ये ऐसे असाधारण लोग होते हैं जिनकी अपनी अनुभूतियों पर अधिकतम नियंत्रण होता है और उनकी विभिन्न क्रियाओं में सर्वोत्तम सामंजस्य रहता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थों के स्वभाव
स्वार्थों की स्वभाव जितनी संकीर्णता और अस्त व्यस्त विमूर्ता का स्थान जटिल रूप से निष्पन्न शांति ले लेती है। कभी किसी समन्वित एवं संतुलित मनोदशा से उत्पन्न कृति पाठक के अभाव के अंतर्मन को अपना रंग देती है। ऐसी दशा में आवेगों के संघर्ष रुक जाते हैं और पाठक को परम शांति और विश्रांति मिलता है। रिचर्ड इसी अवस्था को मूल्यवान मानते हैं। आवेगों को विश्रांति देने के कारण ही कविता मूल्यवान है। मूल्यवान कविता क्यों है? क्योंकि आपके आवेगों को विश्रांति देता है। कविता की इसी मनोवैज्ञानिक मूल्य की स्थापना रिचर्ड करते हैं। इसी के आलोक में कविता की उपादेयता भी सिद्ध करते हैं और इससे पहले की सारी काव्यलोचना को निरर्थक बताते हैं। रिचर्ड से पहले की काव्यलोचना में सौंदर्य की अनुभूति कुछ लोकोत्तर थी। वो अतीन्द्रिय सौंदर्य दृष्टि थी। इमैनुअल कांट की सौंदर्य दृष्टि भी यही थी। रिचर्ड की महत्ता इसमें ही है कि उन्होंने सौंदर्य अनुभूति को इंद्रियों की अनुभूति से जोड़ा। वे सौंदर्य अनुभूति को अद्वितीय भावदशा या मनोदशा नहीं मानते। अब वृत्तियों की जिस सामंजस्य और संतुलन को रिचर्ड ने मूल्य माना है, उसमें आनंद की भूमिका नहीं है। वृत्तियों के जिस सामंजस्य और संतुलन को रिचर्ड ने मूल्य माना है, उसमें यह कहते हैं कि आनंद की भूमिका नहीं है। उनके लिए काव्य अनुभूति ही आनंद की अनुभूति नहीं है। टी.एस. इलियट ने द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म की भूमिका में मॉडर्न माइंड में इसका विरोध भी किया है। इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत रिचर्ड के मत के विरुद्ध है। व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित साहित्य सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निरंतर नहीं हो सकता। रिचर्ड जिस विज्ञान का सहारा लेकर अपने काव्य अनुभव को वैज्ञानिक आधार दे रहे थे, वो स्वयं सच्चे अर्थों में विज्ञान नहीं, इसमें निरंतर नए खोज हो रहे हैं। रिचर्ड ने तत्कालिक खोजों के आधार पर आलोचना सिद्धांत बनाया, इसलिए उसका स्थायी एवं परिनिष्ठित रह पाना संदेहास्पद है। यदि ये मान ले कि संतुलित विश्रांति बैलेंस्ड पोज हमारी प्रक्रिया में है, ना कि उद्दीपक वस्तु की संरचना में। देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे डेप्थ में चीज़ों को दिया गया है। हालांकि जो आपको मेन था वो मुख्य रूप से वो समझा दिया गया कि ये चीज़ क्या कहते हैं। आगे देखिए संप्रेषण के बारे में समझाया था। संप्रेषण सिद्धांत क्या है? यहाँ पे भी रिचर्ड ने संप्रेषण को कविता का तात्विक धर्म माना है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास समाज में रहकर ही होता है, तो वो जो कुछ भी करता है वो समाज के सामने व्यक्त है। तो रिचर्ड उसी सौंदर्य के अनुभव को श्रेष्ठ मानते हैं जिसने संप्रेषित किया जा सके, जिसको कम्युनिकेट किया जा सके। और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद जैसे है, वैसे ही क्रोचे की भांति सौंदर्य अनुभव को उन्होंने केवल आंतरिक प्रक्रिया मात्र नहीं माना है। इन्होंने केवल क्रोचे की भांति सौंदर्य अनुभव को केवल आंतरिक प्रक्रिया मात्र नहीं माना है। संप्रेषण के लिए कलाकार को विशेष रूप से कोई प्रयत्न नहीं करना होता। संप्रेषण का गुण उसकी रचना प्रक्रिया में स्वयं ही आ जाता है। संप्रेषण को उन्होंने एक प्रतिमान के रूप में माना है। श्रेष्ठ कवि का मूल्यांकन वे इस आधार पर करती है कि वो जो कुछ कहना चाहता है वो उसे ठीक ढंग से इसी प्रकार कह सकता है या नहीं कि श्रोता या पाठक समझ जाए। उसका मानना है कि यह संभव है कि रचना करते समय उसके संप्रेषण की भावना कवि के चेतन में ना हो, किंतु उसके अचेतन मन में ये भावना जरूर होता है। हमारे मन में यह भावना सदैव वर्तमान रहती है कि हमारे मानसिक व्यापारों में अन्य व्यक्तियों की रुचि है, और इसलिए संप्रेषण के द्वारा कवि एवं पाठक दोनों के ही मन में एक सी ही अवस्था उत्पन्न होती है। संप्रेषण के लिए ये जरूरी है कि कवि एवं पाठक दोनों में ये योग्यता हो, कवि में संप्रेषण करने की और पाठक में संप्रेषण को ग्रहण करने की। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण के लिए समस्या उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब कवि को अपने श्रोता के अनुभव के लिए साधन भी प्रस्तुत करने होते हैं। ये स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब श्रोता के अपने अनुभव संप्रेषण को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए रिचर्ड ने सुझाव दिया है कि कलाकार की अनुभूति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होना चाहिए और उसमें ये क्षमता भी होनी चाहिए कि वह अनुभूति के विभिन्न तत्वों में संबंध स्थापित कर पाए। संप्रेषण के लिए क्या जरूरी मानते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए संप्रेषणता के लिए प्रभावी तत्व में कहते हैं कि कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक, विस्तृत और प्रभावशाली होना चाहिए। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन हो। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कलाकार या कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति हो। कलाकार उसके प्रेक्षक के अनुभव में तालमेल हो। संप्रेषणता के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं में तीन बात हुआ: वे एक सी हो, वे विविध हो, उत्तेजनाओं से प्रेरित होने वाली हो। संप्रेषण का अर्थ क्या है? तो रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण कला का तात्विक धर्म में पहले ही बताया कि जो कलाकार का अनुभव विशिष्ट और नव्य होने के कारण उसकी संप्रेषणता समाज के लिए जरूरी है। संप्रेषण से मतलब है एकात्म, एकस्व, अद्वितीय, एकमेक होना नहीं, बल्कि एक सार होना, सदृश होना, संभाव्य होना, एक सूत्र होना, एक मत होना, एक रूप होना, एक तान होना। रिचर्ड के संप्रेषण सिद्धांत के सारे समीकरण एक सत्तावाद व एकत्ववाद या अद्वैत भाव के भ्रम में नहीं, बल्कि एक स्वरता, सहमति, एक रूपता, इनसे बंधे हैं। संप्रेषण के विश्लेषण के उपक्रम में रिचर्ड मन की अलग अलग जो सत्ता है उनको आधारभूत तथ्य मानकर चलते हैं। उनका कहना है कि मन तो अलग अलग है, दो मन, कवि और पाठक की अनुभूतियां भी अलग है।
संप्रेषण की प्रक्रिया वही घटित होती है जहां अलग अलग व्यक्तियों की अनुभूतियों में प्रायः समानता हो। संप्रेषण तब घटित होता है जब एक मन अपने परिवेश के प्रति इसी प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और दूसरा मन उससे प्रभावित हो जाता है और उस दूसरे मन में ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है जो प्रथम मन की अनुभूति के समान और अंततः उसके कारण उत्पन्न हो। तो रिचर्ड के संप्रेषण सिद्धांत का नाटकीय वक्तव्य उस पंक्तियों में है। संप्रेषण के अर्थ और स्वरूप के बारे में रिचर्ड ने अपनी मूल स्थापनाओं को प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रखने का प्रयास भी किया है। बाकी इनका जो है अभिष्ट संप्रेषण का अर्थ गोत्र नहीं बल्कि संप्रेषण के तात्पर्य के अन्वेषण से है। बाकी रिचर्ड ने संप्रेषण को अलौकिक, अनिर्वचनीय, रहस्यमूलक और दुर्बोधता के घेरे से बाहर निकालकर उसके बारे में एक बोधगम्य और व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत की है। और इनका कहना है कि संक्षेप में रिचर्ड ने 3 प्रकार के विभ्रम जो उत्पन्न हो सकते हैं वो उल्लेख किया है कि कुछ लोग तो संप्रेषण का अर्थ अनुभूतियों का वास्तविक स्थानांतरण या संक्रमण समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की जेब का सिक्का दूसरे व्यक्ति की जेब में चला जाए, जबकि ऐसा नहीं है। रिचर्ड को अनुभव के प्रत्यक्ष स्थानांतरण की यह अवधारणा किसी भी स्तर पर मान्य नहीं लगता। दूसरा कहते लोगों में भ्रम है कि विलियम ब्लैक जैसे रहस्यवादियों की कि ये रहस्य परक व्याख्या पद्धति के अनुसार अनिर्वचनीय शक्ति या सत्ता के रूप में एक मनाई स्थिति से दूसरे में जाता है, ये भी सही नहीं है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार संप्रेषण का आधार मन की व्यापक सत्ता है। मनुष्य के मन का क्षेत्र इतना विस्तृत घेरे वाला है कि एक मन का अंश दूसरे का अंग बन जाए। तो इन व्याख्या पद्धतियों को रिचर्ड नहीं मानते हैं और उन्हें आप अति प्राकृत, अनुभवातीत, अवैज्ञानिक अभिनय कहते हैं। इन्होंने संप्रेषण की प्रवृत्ति में कहा है रिचर्ड के संश्लेषण के सूत्र स्पष्ट है। रिचर्ड ने इसे सिद्ध करने के लिए एक स्थिति का रूपक भी लिया है। उस स्थिति की व्याख्या में जाने से पहले यह समीचीन प्रतीत होता है कि हम रिचर्ड के संश्लेषण के प्रवेश बिंदु को समझ लें। संप्रेषण या कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं एक जटिल प्रक्रिया है और कम से कम 2 दृष्टियों से इसकी अलग अलग कोटि बनाई जा सकती है। एक स्थिति वो है जिसमें 2 अनुभूतियां एक की है दूसरे की हो, कम से कम या अधिक एक दूसरे की जैसी, यानी ये दुख में है तो कम से कम ये भी दुख में हो, सुख में है तो सुख में हो। दूसरी कसौटी एक ही है, दूसरी अनुभूति ग्राही या पाठक की है, क्योंकि एक लिखेगा एक पढ़ेगा, तो जो ग्राही या पाठक उसकी कम या अधिक हो, पहले की अनुभूति कभी की उस पर आधारित होती है। अब इन स्थितियों को समझाते हुए रिचर्ड ने एक रूपक का प्रस्ताव बांधा है कि मान लो क और ख 2 मित्र हैं और किसी रास्ते पे क भी चल रहा है ख भी चल रहा है। वे किसी न्यायाधीश को गुजरते देखते क और ख, व्यक्ति ख को टोकते हुए कहता है वो देखो मुख्य न्यायाधीश जा रहा है। ये व्यक्ति ख का आकस्मिक अनुभव व्यक्ति क पर आधारित है, क्योंकि का ने कहा तो ही उसने देखा। लेकिन अगर खा व्यक्ति का के साथ नहीं होता और का ने अकेले मुख्य न्यायाधीश को देखा होता तो क्या वो कहता या उसका प्रभाव होता और वो देखता? तो खा का अनुभव बहुत कुछ स्वयं के द्वारा इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश को देखी गई या सुनी गई स्मृति पर निर्भर हुआ। क्योंकि का ने जब खा से कहा कि वो देखो न्यायाधीश जा रहा है, तो इसका मतलब खा को कभी देखा हो कि वो न्यायाधीश है या कुछ करता है, ऐसा कुछ तो पता होगा। शेष अनुभव के लिए उसे क की वर्णन क्षमता पर डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि का के पास असाधारण वर्णन कौशल नहीं हो तो खा के पास असाधारण ग्रह शक्ति व स्मृति ना हो, तो दोनों की बात कैसे साझा होंगे? मतलब दोनों मित्र हैं, हो सकता है वो एक ही गली में रहते हों, देखे हो तो उसने कहा कि देखो वो न्यायाधीश जा रहे हैं तो उसने भी देखा हो। अब हो सकता है कि उस न्यायाधीश के बारे में और भी बातें जो होनी चाहिए, जिस पे बातचीत होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत खा को पता हो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर बात करने खा के बारे में अगर का को आएगा तो बड़े रस के साथ वो उसको बताएगा। अब ऐसे होगा कि दोनों के अनुभव में तालमेल हो जाएगा। ऐसा भी संभव है कि दोनों की अनुभूति में कोई समानता ना हो, दोनों में किसी के पास मुख्य न्यायाधीश के बारे में कोई जानकारी या कोई स्मृति ना। रिचर्ड इसके उपरांत संप्रेषण की कठिन स्थिति की विस्तृत चर्चा क्रमानुसार ये थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ पोएट्स एक्सपीरियंस, टॉलस्टॉय इन फिक्शन थियरी और द नॉर्मलिटी ऑफ द आर्टिस्ट में करते हैं। प्राथमिक स्तर पर रिचर्ड का कहना है कि वक्ता श्रोता के समान अनुभव स्रोतों के बावजूद कठिन स्थितियों में संप्रेषण की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि अनुभव की समानता का किस मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब यही, यदि विगत अनुभव का उपयोग किए जाने से संप्रेषण में सफलता की संभावना ज्यादा रहेगी अन्यथा कम। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण की कठिन स्थिति के 2 पहलू। पहली स्थिति वो जिसमें वक्ता को श्रोता के अनुभव के निमित्त प्रस्तुत और नियंत्रित करना पड़ता है, अतः संप्रेषण वहां कठिन हो जाता है जब वक्ता को ही श्रोता के अनुभव के लिए आवश्यक उपादान जुटाने पड़ते हैं और दूसरी तरफ श्रोता के अपने कुछ विगत अनुभव होते हैं। और बाकी और चीजों को इन्होंने संप्रेषण के लिए कलाकार की अपेक्षित योग्यताएं बताई हैं। रिचर्ड के अनुसार वक्ता की असाधारण योग्यता का मतलब क्या है कि वो अनुभव की विगत समानता का उपयोग करता हो। श्रोता यानी जो सुनने वाला वो भी असाधारण ग्रहण शक्ति का अर्थ उसमें विवेक और व्यंजना शक्ति हो।
विगत अनुभव को बिना एक दूसरे से उलझाए उनको मुक्त और स्पष्ट पुनरुत्थान में अनावश्यक व्यक्तिगत ब्यौरे तथा आकस्मिकताओं पर नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, रिचर्ड शायद पहले से समीक्षक आपको लगे होंगे जिन्होंने पाठक की क्या योग्यता होनी चाहिए उस पे भी बात की है। ज़्यादातर सारा चीज़ कवि के ही माथे पे फोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसको समझना उसकी भी तो कुछ योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने गिनाया भी है कि भावक की योग्यता के रूप में उसके अंदर साहस, सद्भावना, अनुचित अहंकार का व ईमानदारी, मानवीयता, उच्चतर अर्थ में विनम्रता, विनोद वृत्ति, सहनशीलता, उत्तम स्वास्थ्य, ये सब भी होना चाहिए। और भावक की अपेक्षित योग्यताओं की चर्चा करते हुए रिचर्ड ने जिस शब्दबंध का सर्वाधिक प्रयोग किया वो है कि अतीत के अनुभव की सुलभता। रिचर्ड के अनुसार यही सबसे वांछनीय तत्व है। सुलभता का रहस्य ये है कि रचनाकार पर बाहरी प्रभाव पड़ता है और वो उन्हें आसानी से विन्यस्त कर पाता है और इन प्रभावों को मुख्य रूप से रख पाता है बड़ी सहजता के साथ। किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में किसी रचनाकार कवि की सबसे बड़ी खूबी तो यही है, कवि अपने अनुभव के विविध तत्वों में सूक्ष्म, स्वतंत्र और व्यापक ढंग से संबंध स्थापित कर पाता है। तो कहना नहीं होगा कि संप्रेषण के बारे में रिचर्ड की यह स्थापना सर्वथा मौलिक और निजस्व है। रिचर्ड का कहना है जिन लोगों का अतीत संपूर्ण रूप से उनके पास लौट आता है उनके लिए पागल जाने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर कलाकार की सामान्यता का सिद्धांत, और बहुत ही ज़्यादा फिर इन्होंने विस्तार से बात की है। फिर इन्होंने संप्रेषणीयता की सीमा भी बताई है कि रिचर्ड के अनुसार कविता में बुराई, कविता में त्रुटि के भी दो अलग अलग पक्ष है। एक उसका मूल्य पक्ष है, दूसरा उसका संप्रेषण पक्ष है। कभी तो कविता इसलिए बुरी होती है कि उसका संप्रेषण पक्ष जो है, जो बात रखी गई वही गलत तरीके से है। तो कभी इसलिए भी है कि जिस अनुभूति का वो संप्रेषण कर रही है वो कमतर, आश्रय मूलक या दोषयुक्त है। दोनों ही स्थितियाँ अच्छे या बुरे के लिए हो सकती है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप आधुनिक पाश्चात्य आलोचकों में आइए रिचर्ड का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे और उसने आंग्ल साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना पद्धति का उन्मेष कर काव्य जगत में कला, कला के लिए काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा साहित्य में रहस्यवादी आदि वायु मूल्यों का विरोध करते हुए आलोचना को एक वैज्ञानिक चिंतन दिया है। सत्य तो ये है कि उसने पहली बार हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि आलोचना रचना में रचनाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व विभिन्न तत्व से निर्मित एकीकृत मूल्यवान अनुभव तथा अन्य कलात्मक संयोजना से उत्पन्न सहज अभिव्यक्ति तथा उसमें आलोचक की स्वयं की संवेदनात्मक परितृप्ति आदि भाव से बधा है। बाकी रिचर्ड के मत के अनुसार संप्रेषण के लिए तीन बातें जरूरी हैं। कलाकृति की प्रतिक्रियाएं एक रस हो, वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हो, वे उत्तेजक कारण द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य हो। तो यहाँ पे देखिए हमने कलंका इनका जो है निर्वैयक्तिकता का जो क्या नाम है इनका मूल्य सिद्धांत पे बात किया है कि क्या मूल्य सिद्धांत होने चाहिए इसके पीछे संप्रेषणीयता के सिद्धांत पे। बाकी मेरे नोट्स में भी कुछ होगा तो ऐड ऑन कर देंगे, बाकी अपने आप में ये सफिशिएंट है। ये रिचर्ड मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा में देखें तो आइए रिचर्ड के बारे में सबसे पहले ये बताया गया कि इनका समय 1893 से 1979 का कालखंड रहा है। पूरा नाम इनका क्या है? आइए रिचर्ड का पूरा नाम है इयोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड। ये 20वीं सदी के हैं और लेखक 26 जनवरी 1893 के मूल्यवादी समीक्षक इंग्लैंड के चेशायर शहर में ये हुए थे। वे अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं। वहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। उनका रचना काल देखें तो सन 1924 से 36 का कालखंड रहा है। माना जाता है कि लगभग 1 दर्जन ग्रंथ इन्होंने लिखा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। इनका प्रभाव हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप में दिखता है। आचार्य शुक्ल रिचर्ड के सिद्धांतों के समर्थक एवं प्रशंसक रहे हैं। ये दोनों ही मूल्यवादी समीक्षक है। देखिए आचार्य शुक्ल जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं और आचार्य शुक्ल रिचर्ड के सिद्धांतों के समर्थक एवं प्रशंसक रहे हैं। ये दोनों ही मूल्यवादी समीक्षक है। आइए रिचर्ड मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए थे। यानी ये रिचर्ड जो थे ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में थे, वहां से साहित्य के क्षेत्र में आए थे, इसलिए उनके काव्य सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थित थे। कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड की आलोचना का केंद्र बिंदु है। वे बेंथम और मिल के उपयोगितावाद से पर्याप्त रूप में प्रभावित रहे हैं। तो कला को जीवन के लिए की उपयोगी है कि नहीं है, ये रिचर्ड की आलोचना का केंद्र बिंदु रहा है और वे बेंथम और मिल इनके उपयोगितावादी सिद्धांत से भी बड़े प्रभावित रहे। आइए रिचर्ड की प्रमुख रचनाएं क्या है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स करके है, 1922 में ये रचना सी के ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखा था। मीनिंग ऑफ मीनिंग करके 1923 में, अर्थ का अर्थ, ये भी रचना इन्होंने सी के ऑगडेन के साथ मिलकर लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 साहित्य आलोचना के संबंध में है। साइंस एंड पोएट्री 1925 विज्ञान और कविता, व्यवहारिक आलोचना यानी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक शब्दता का दर्शन। वैसे आइए रिचर्ड के दो सिद्धांत है, संप्रेषण और मूल्य। आइए रिचर्ड का जो संप्रेषण सिद्धांत ये कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत
किसी ही प्रेषणीयता है, किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। विषय की रोचकता व रमणीयता से संप्रेषण में पूर्णता वो आता है, तभी जब स्वयं अपनी अनुभूति के साथ एक रस नहीं हो पा, तब तक वे अनुभूतियां प्रेषणीयता का गुण नहीं ग्रहण करती। संप्रेषण एक स्वाभाविक व्यापार है जिसमें निश्चय ही कभी प्रतिभा स्वतः अज्ञात काम करता है। अनुभूतियों का सहज प्रस्तुतिकरण उस प्रभाव दशा का निर्माण कर देता है जो कि कभी ने अनुभूत की हो। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का विशेष योगदान है। शब्दों के अर्थ बोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। इस बोध से ही भाव एवं भावात्मक दृष्टि की अनुभूति होती है। रिचर्ड का विचार है कि संप्रेषण का तात्विक धर्म है। संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है। एक कलाकार का अनुभव विशिष्ट और नया होने के कारण उसकी संप्रेषणता समाज के लिए मूल्यवान है। रचना में जितनी प्रबल और प्रभावशाली संप्रेषणीयता होती है वो उतना ही बड़ा कवि होता है। और रिचर्ड जो है इनके अनुसार प्रेषणीयता को प्रभावी बनाने के लिए इन बातों की आवश्यकता होती है। कवि या कलाकार की अनुभूति व्यापक और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। कवि के अनुभव और सामाजिक अनुभव में तालमेल होना चाहिए। रिचर्ड ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ के 4 प्रकार बताए हैं। वो 4 प्रकार हैं: अविधार्थ वाच्यार्थ, सेंसी, वस्तु स्थिति के परिचित कराने वाली शक्ति है। भाव या फीलिंग, ये वक्ता को भावना जो शब्दों से व्यक्त करने वाली है। स्वर या लज्जा, टोन है। अभिप्राय है। रिचर्ड का जो मूल्यवादी सिद्धांत है, मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड ने ब्रैडले के कला कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करने के लिए कला व नीति का परस्पर संबंध माना है। रिचर्ड के अनुसार सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट पहुंचे, और रिचर्ड ने इसे ही काव्य का मूल्यवान रूप भी माना है। शुक्ल जी ने इसे ही हृदय की रसद कहा है। रिचर्ड ने संप्रेषण और भाषा पर विचार किया और वैज्ञानिक भाषा को अलग मानकर सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यवस्थित और व्यापक रूप से सौंदर्य शास्त्र को रिचर्ड ने प्रतिस्थापित किया। रिचर्ड ने आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा माना है। शुक्ल रिचर्ड के सिद्धांतों के समर्थक रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने संक्षेप में ही नोट्स बनाया था और बाकी चीज़ें समझा दी हैं। तो आप होप यही करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पहली बार आए हो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम में लिंक है, बराबर अपडेट और नोट्स के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही।